गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज हम फिर करने वाले हैं प्राचीन हिस्ट्री और हमारा आप सबके साथ आज थर्ड क्लास होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे फॉलो भी करें और अपने ग्रुप में भी शेयर करें। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल में। मेरा ये थर्ड लेक्चर होगा, ठीक है। और हमने कल पढ़ा था जो मध्य पाषाण काल, तो उसको हमने बीच में ही छोड़ दिया था। तो आज उनके बारे में हम बात करेंगे, उनकी जो जीवन पद्धतियां हैं और उनके जो मुख्य विशेषता हैं वो बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं मध्य पाषाण काल में के बारे में, जिसको हम बोलते हैं आखेटक और पशुपालक, ठीक है। इस टाइम क्या हो रहा था, वो पशु पालना स्टार्ट कर दिए थे और क्या कर रहे थे, उनको थोड़ा बहुत जो आखेटक, जो मछली, जैसे आखेटक में क्या आते हैं मछली वगैरह पकड़ना, ठीक है, शिकार करना, तो वो सब इनकी जीवन शैली में शामिल हो चुकी थी, ठीक है। थोड़े से क्या हो गए थे, जानकार हो गए थे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा यहाँ पे अब इनकी बस्तियां कैसी थी, ठीक है। कहाँ तक हम लोग देखे थे, उनके औजार वगैरह देख लिए थे। आज हम देखने वाले हैं इनकी जो बस्तियां थी वो कैसी थी। तो ये क्या थे, पूरी तरह से भी आवास पे निर्भर नहीं थे, ये अर्ध अस्थायी बस्तियां बसा रहे थे। मतलब अर्ध मतलब क्या होता है, मौसम में जब फसल उगा रहे थे, ठीक है, जब पशु पालते थे तो कुछ मंथ के लिए जैसे क्या कर रहे थे, वहां पे स्टे करते थे और फिर वो वहां से जब शिकार खत्म हो जाती थी तो आगे बढ़ जाते थे। तो अब ये क्या कर रहे थे, रुकना और चलना, मतलब कि काम है जब तक रुक रहे हैं और फिर वो वहां से चल देते थे। अब देखेंगे कि और इनकी जो अब रहने का आवास हो गया ना, वो खुले मैदान में पूरी तरह से, और जो गुफाएं हैं वहां भी, और छोटी मोटी ऐसी ही झुपड़ा वगैरह बना के रहना स्टार्ट किए, जो अस्थायी थी, मैंने परमानेंट वहां पे स्टॉप नहीं करते थे, वो कुछ टाइम के लिए होते थे, तो इसे अर्ध अस्थायी कहा गया था, ठीक है। अब जब ये पूरी तरह से स्टे करने लगेंगे ना, तब उनको हम अस्थायी कहेंगे, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए वहां पे स्टे कर रहे हैं, ठहर रहे हैं, तो उसको हम अस्थायी नहीं कर सकते हैं, परमानेंट वो नहीं रुक रहे वहां पे, ठीक है। तो अब देखेंगे तो ये मानव कैसे हो गए थे, तो अर्धस्थायी मानव कहे गए हैं, ठीक है। अभी खाद्य मतलब भोजन के रूप में इनको अगर आप देखेंगे ना, तो क्या थी, तो ये शिकार करना, मछली पालना, खाद्य संग्रह करना और पशुपालन और खेतीबाड़ी भी शामिल थी। जब छोटी छोटी टाइम के लिए खेती करते थे, इसीलिए वो क्या करते थे, वहां पे रुकते थे, जैसे ही फसल काट लेते थे वहां से वो निकल जाते थे, ठीक है। अगला है, अब ये क्या करते हैं, जब देखो आगे जब हम नवपाषाण काल पढ़ेंगे ना, तब हमें क्या देखने को मिलेगी कि वो अस्थायी बस्तियां बसा रहे हैं, ठीक है। खेती अच्छे ढंग से करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको फसल का ज्ञान हो जाता है। तो ये चीज क्या नवपाषाण काल में ऑटोमेटिक आई थी, नहीं, वो मध्य पाषाण काल का ही दिन था, ठीक है। यहाँ से वो धीरे धीरे कुछ सीखे, इसको फिर आगे वो बढ़ाए, ठीक है। तो ये क्या किया, जो मध्य पाषाण काल था वो नवपाषाण कालीन जीवन के लिए मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है, मतलब रास्ते खोल दिए वहां के। आप देखेंगे तो कुछ हमने साक्ष्य भी मिला है। तो मृतकों को क्या करते, जो इनकी जो दाह संस्कार थी उसका समान भी वे मृतकों को दफनाते थे, ठीक है। मृत्यु के बाद जीवन के प्रति इनकी आस्था थी, मतलब कि कहने का मतलब है कि ये कहते थे कि अगर कोई मर गया ना तो पुनः जन्म लेगा, ठीक है। तो इनके साथ जब इनको दफनाया जाता था तो इनको क्या किया जाता था, उसके साथ उनकी जो खाने पीने की वस्तुएं और जो सामान यूज करते थे, हथियार वगैरह, तो उसको मतलब ये रख देते थे कि इनको जो मरे ना, तो मरने के बाद भी इनके पास जीवन जीने के लिए कुछ साधन चाहिए। तो ये कहते थे कि जैसे परलोक का एक अवधारणा आप यहाँ देख सकते हैं कि आप दूसरे जीवन में जा रहे हैं तो उन्हें भी वहां पे हथियार वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो सामान रख देते थे, ठीक है। तो ये मृत्यु के बाद के जीवन को भी प्रति क्या थे, आस्था रखते थे कि मरने के बाद भी जीवन है, एक कहीं दूसरा जीवन है, ठीक है, इस तरीके से। सॉरी। अब कलाकारी कौशल, इनकी अब जो आर्ट एंड कल्चर देखेंगे ना, तो ये क्या करते थे, पत्थरों पर की गई जो कला थी ये आरंभ कर चुके थे। जैसे गुफाओं में रहते थे ना, तो वहां पे क्या करते थे, चित्र बनाया करते थे, ठीक है। तो 1867 में जो मिली है, जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने की थी खोज,
वो यहीं का है। और इसके लिए पहली बार भारत की पहली जो पत्थरों की चित्रकारी है ना, आप देखेंगे मध्य पाषाण काल के, तो शौहगढ़ा में है, ठीक है, जो कि कैमूर पहाड़ी क्षेत्र है, यूपी वाले इलाका है, वहां पे आप इनकी चित्रकारी देख सकते हैं। किस काल की? मध्य पाषाण काल की, ठीक है। और यहाँ ये जो इनकी स्थल मध्य पाषाण काल की जो स्थल की खोज हुई है ना, अब यहाँ देखेंगे तो 150 से भी ज्यादा स्थलों को क्या की गई है, खोज की गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा आप देखेंगे ना भीमबेटका, जो कि एमपी में है। कहाँ है ये भीमबेटका? तो एमपी में, आप याद रखिएगा एमपी में है, ठीक है। कि गुफाएं हैं, खरवार है, ठीक है, जाओर एवं कथोटिया, जो कि एमपी में ही सब है क्षेत्र। यहाँ पे भी आप देखेंगे ना तो अधिकतर चित्रकारी यहाँ पे मिलेगा मध्य पाषाण काल के, और वो किसका है? जानवरों का है। लेकिन आप देखिएगा इसका जो चित्रकारी है ना, कहीं भी जिक्र उसमें सांप का नहीं किया गया है। अधिकतर जानवरों का चित्र दिया गया है, लेकिन सांप का नहीं दिया गया है। इसके बाद आप उड़ीसा में देखेंगे तो सुंदरगढ़ एवं संबलपुर में भी मध्य पाषाण काल का क्या है, चित्रकारी मिला है। और वहीं आप देखते हैं केरल में कहाँ मिला है, तो एजुथु गुहा में, ठीक है, मध्य पाषाण काल का चित्रकारी मिला है। आगे हम देखेंगे जानकारी अगर हम इनकी जुटाते हैं तो चित्रों से हमें धार्मिक प्रथाओं के विकास और लिंग की अवधारणा, जैसे श्रम विभाजन, ये सब जानकारी मिलती है। इससे में क्या मिलता है, इनकी जो धार्मिक स्थिति थी, आस्था थी, उसके बारे में हमें इनकी जो चित्रकारी है उससे प्राप्त होती है। और ये लिंग भेद करते थे उसके बारे में भी, कि कौन पुरुष है कौन महिला है, ठीक है। श्रम विभाजन मतलब कि काम के अनुसार, के जात के अनुसार मतलब नहीं था उनके पास विभाजन, वो कर्म के अनुसार विभाजन करते। श्रम मतलब श्रम ने मजदूरी होता है, मजदूरी के अनुसार वो क्या करते थे, विभाजन करते थे, ठीक है। तापमान क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा बढ़ोतरी होती है, ठीक है। गर्म जलवायु पाए जाते हैं, बर्फ पिघलना स्टार्ट करते हैं, वनस्पतियां अच्छे होना स्टार्ट करते हैं, जीवों में बदलाव आती है। अब यहाँ पे आप जब ये सब होना स्टार्ट होगा ना, तो आप याद रखिएगा वहाँ ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे ही तापमान मतलब कि CO2 का मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। अब देखेंगे तो जैसे ही CO2 का मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तो क्या होंगे, यहाँ पे वातावरण गर्म होगा, जो ठंडी थी वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब गर्म होगा ना, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां जहां बनेंगे ना, जहां गर्म और सर्द दोनों का समावेश होगा, तो वहां पे क्या करेंगी, वनस्पतियां अच्छे से पनपेगी और जीवन जीने में क्या होगा, फुर्ती होगी, वो आपके पास आएगा। और जानवरों क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे, जानवर क्या फुर्तीले हो जाएंगे। कृषि क्षेत्र पर फिर क्या होगा, यहाँ पे कब्जा करने का होड़ लगेगी, एक दूसरे में फिर क्या होगी, झगड़ा होगी कृषि क्षेत्र के लिए, जीवन जीने के लिए, क्योंकि इनके अंदर गतिशीलता आ जाएगी। हम देखते हैं इसका मुख्य जो मध्य पाषाण काल स्थल है उसके बारे में। पहला है कोठरी नदी पर, जो कि वागोर राजस्थान में है। वहां पे सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे एक तो सबसे पहले होता है पशुपालन का सबसे पहला परमान, ये बागोर में ही मिला है, जो कि राजस्थान में है। भारत का सबसे बड़ा और परमाणिक स्थल है। इसके बाद है मध्य प्रदेश में आदमगढ़, यहाँ से भी पशुपालन का सबसे पुराना साक्ष्य मिला, ये दोनों जगह है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे महदाह यूपी में है, ये हड्डियों से बनी कलाकृति के साथ तीर के नोक और हड्डियों के साथ जेवर। अब क्या करते थे, जानवरों को मार के खाते थे, तो उनकी जो हड्डियां बचती थी ना, उससे वो क्या करते थे, औजार बनाया करते थे, और साथ ही वो पहनने के लिए जेवर का निर्माण करते थे। तो यहाँ पे जेवर जो होता है ना, ये पुरुष और स्त्री दोनों पहनते थे, ऐसा नहीं थी कि स्त्रियां सिर्फ पहनती थी। यहाँ पे देखो एक और विशेष क्या मिला है, साक्ष्य, एक कब्र में पुरुष और स्त्री दोनों को मतलब दफनाया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ सती प्रथा को आप साक्ष्य भी देख सकते हैं। तीसरा लंगनाज गुजरात में महसाना जिला है वहां, और मिर्जापुर
यूपी में कैमूर का जो क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे ज्यादातर क्या है, मध्य पाषाण कालीन स्थलों से मिट्टी के बर्तन नहीं प्राप्त हुए हैं। लेकिन ये जो दो क्षेत्र है ना, यहाँ पे दोनों स्तर से मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है।